Hello dear students, I again welcome to all of you in our biology virtual class. It's my fourth lecture on the topic biotechnology, principle and process, that is the chapter number 11. In our previous classes, we discussed regarding the tools used for the rDNA technology. For the preparation of recombinant DNA, what are the tools we already discussed? There is a 5 basic tools which will require for the preparation of rDNA technology. हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसका यूजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. Now we have to discuss the process of rDNA technology, or you can say the steps of rDNA technology. How we will prepare the rDNA within the lab. See, the preparation of rDNA basically occur within a biotechnology laboratory. लैब के अंदर हम लोग को ये स्टेप्स करना पड़ेगा. ये स्टेप्स के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का यूजेस होता है. अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स. स्टेप्स क्या क्या होता है. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू नीड, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सुइटेबल सेल और ऑर्गन. फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सुइटेबल सेल और ऑर्गन. जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो पर्टिकुलर जीन को हम लोग को कॉपी करना है, जो पर्टिकुलर जीन को हम लोग को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जीन को हम लोग को आइसोलेट करना पड़ेगा. कहां से करना पड़ेगा? कोई सेल या ऑर्गन से. फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. नेक्स्ट स्टेप में होता है स्टेप नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब जो डीएनए हम लोग को मिल गया है, उस डीएनए से एक बहुत बड़ा डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर बहुत सारा जीन होता है. उनमें से हम लोग को जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो पर्टिकुलर जीन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को आइसोलेट करना पड़ेगा. तो आइसोलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस जीन को कट करना पड़ेगा. तो कट करने के लिए हम लोग के पास क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर, व्हिच आल्सो कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. So by the using of restriction endonuclease, we can simply cut the desired gene, or you can say the gene of interest. फ्रैगमेंट हो गया. फ्रैगमेंट होने के बाद उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंट फ्रैगमेंट होगा डीएनए का. उनमें से हम लोगों को चूज करना पड़ेगा डिजायर जीन को, है ना. तो वो डिजायर जीन को आइसोलेट और सेपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हम लोग कैसे करेंगे? थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको आइसोलेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद वेक्टर डीएनए बाय लाइगेस एंजाइम. सो नेक्स्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? जो डिजायर जीन जो ऑलरेडी हम लोग सेपरेट करने के बाद आइसोलेट कर चुका है, उस पर्टिकुलर जीन को अभी वेक्टर के साथ इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी तो जब हम लोग आरडीएनए बनेगा. तो वो आरडीएनए बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइगेशन स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. लाइगेशन स्टेप्स. अभी लाइगेशन करने के लिए हम लोग के पास मॉलिक्यूलर ग्लू है. मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब लाइगेस एंजाइम. ये लाइगेस एंजाइम के थ्रू से हम लोग क्या कर रहे हैं? जो जीन ऑफ इंटरेस्टेड है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट कर रहा है. ठीक है. फोर्थ स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है? ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल. अभी देखो, जो आरडीएनए हम लोगों को बन गया, वो आरडीएनए नॉर्मल सेल के बाहर तो रेप्लिकेट नहीं करेगा. जब तक रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, तब तक हम लोगों को उस पर्टिकुलर जीन से जो प्रोटीन मिलेगा, वो प्रोटीन तो मिलेगा नहीं. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आरडीएनए शुड बी ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल. सो जब हम लोग ने आरडीएनए बना लिया, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेगा? ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल. ओके. अब होस्ट सेल में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 6th स्टेप, कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन द सुइटेबल मीडियम एट लार्ज स्केल. उसके बाद उस पर्टिकुलर होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म को एक सुइटेबल मीडियम के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ताकि उसका ग्रोथ लार्ज स्केल में, जितना नंबर ऑफ ग्रोथ होगा
उस पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उतना ज्यादा अमाउंट में हम लोगों को क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर जीन से जो प्रोटीन मिलना चाह रहा था उस प्रोटीन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए 6th स्टेप में हम लोग को करना पड़ रहा है कल्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट सेल इन सुटेबल मीडियम और लार्ज स्केल पर्पस, है ना। अब लार्ज स्केल पर्पस में जब हम लोग ग्रो कर लिया, फिर लास्ट स्टेप में हम लोग को करना पड़ता है एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब जब हम लोग को ट्रांसफर कर दिया लार्ज स्केल में, कॉपी नंबर भी इंक्रीज हो गया होस्ट से लिया होस्ट ऑर्गेनिज्म का, तब हम लोगों को लास्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफाई करने के बाद फिर हम लोग उसे मार्केट में भेजेगा फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, तो ये होता है लास्ट स्टेप, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब यहाँ पे बहुत सारा टर्म है जो नया आया है, से फॉर एग्जांपल एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी स्टेप पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये भी पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ये भी हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग सब स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर डिस्कस करने से पहले ये जो प्रोसेस हम लोग देखा है इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं। एक फ्लो चार्ट के तरह हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम लोग आरडीएनए कैसे बनाते हैं, फिर वो आरडीएनए से हम लोग को डिजायर्ड प्रोटीन कैसे मिलेगा, फिर वो प्रोटीन को हम लोग मार्केट में कैसे भेजेंगे फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, उसके लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट को देखने जा रहा है। तो द फ्लो चार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, से फॉर एग्जांपल मान लो इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है which is essential to regulate the blood glucose level. इंसुलिन एक हार्मोन है ना। ये इंसुलिन हार्मोन is very essential for the regulating of blood glucose level। ठीक है, अब जिसके बॉडी में एक पर्टिकुलर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो मतलब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज व्हिच इज कॉल्ड द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर, अब ब्लड शुगर अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो पेशेंट बाद में क्या बन जाएगा, डायबिटिक पेशेंट। ठीक है ना। तो इंसुलिन बहुत एसेंशियल है। अब इंसुलिन एक हार्मोन है, तो हार्मोन है मतलब बाय नेचर इट्स ए प्रोटीन। तो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होगा, वो जीन ह्यूमन डीएनए में ही होगा। तो पर्टिकुलर डीएनए के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, अब वो जीन अगर 100% काम करेगा तो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन मिलेगा। अगर मान लो वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ब्लड शुगर होगा। अब जिसके बॉडी में इंसुलिन का कमी है उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। अब ये जो बाहर से इंसुलिन हम लोग को इंजेक्ट कर रहा है तो ये इंसुलिन कहां से आ रहा है वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जनरली इन प्रीवियस एरा वी यूज द एनिमल इंसुलिन एंड दैट इंसुलिन इंजेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पर वो इंसुलिन डालने से एक प्रॉब्लम हो रहा था। वो क्या हुआ था, क्योंकि एनिमल इंसुलिन और ह्यूमन इंसुलिन में कुछ तो डिफरेंस है। तो जब हम लोग एनिमल इंसुलिन को ह्यूमन बॉडी में डाल रहा था तब देख रहा था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो चेक हो रहा था, पर उसके साथ साथ बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हो रहा था। तो फिर हम लोग एनिमल इंसुलिन तो यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग को ह्यूमन का इंसुलिन चाहिए। अब ह्यूमन का इंसुलिन हम लोग कहां से मिलेगा, वो अभी हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग वो चीज को सॉल्व कर लिया कि हम लोग कैसे इंसुलिन प्रिपेयर करेगा। अब जब हम लोग चैप्टर नंबर 12 में जाएगा तो अब हमारे यहाँ पे देखेगा द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हम लोग और भी डिटेल्स में देखेगा कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस इंसुलिन आर्टिफिशियली आउटसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से बाहर कैसे हम लोग इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंसुलिन की ना ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उस जीन से मिलता है। ठीक है,
Now, here we are going to see how we prepare the rDNA. As we discussed, the insulin present in our body which maintain the blood glucose level. Now, that particular insulin producing gel, insulin producing gene present in all the DNA, but the cell which are present in pancreas. For example, it's a pancreas. Okay. Now, pancreas have different types of cells. Within this cell, say for example, these are the cells which are capable to produce the insulin. Okay. Now, this cell have the DNA. Within that DNA, there must be a insulin producing gene are there. Okay. So, as per your steps which we discussed in our earlier page, first stage is to isolate the DNA or gene of interest. For that purpose, what we do? First, we isolate the cell which are capable for producing the insulin. So, first step में हम लोग क्या करते हैं कि सेल को आइसोलेट किया. ये कौन सा सेल है? This cell responsible for the production of insulin, है ना? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो वो सेल के अंदर से हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर लिया. मान लो ये है वो डीएनए जो कि ना पैनक्रियास में था. हम लोग आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया. अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो डीएनए हम लोग दिख रहा है, इस डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर जीन है. दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कट द डीएनए सो वी कैन इजिली isolate or separate the gene of interest. For that purpose, what we will do? Simply we will do the fragmentation. Fragmentation of DNA by means of restriction endonuclease. जब restriction endonuclease अप्लाई किया तो हम लोग क्या देखा कि ये जो डीएनए था, ये डीएनए भी काट हो जाएगा. काट हो जाएगा मतलब से फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है, दिस सेगमेंट आर द जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये सेगमेंट को हम लोग को चाहिए होगा कि भी दैट इज द सेगमेंट, दैट इज द जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज टू कट दैट डीएनए इन डिफरेंट फ्रैगमेंट्स सो दैट वी कैन इजीली डिजायर जीन. फॉर दैट पर्पस वी यूज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग यूज किया तो हम लोग क्या देखा कि डीएनए फ्रैगमेंट हो गया. इधर से एक काट किया, इधर से एक काट किया. तो ये काट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? ऐसा 3 अलग अलग सेगमेंट मिलेगा. ठीक है ना? अब उनमें से ये जो सेगमेंट था फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट और द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी कैन separate or isolation of that particular gene. उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना पड़ेगा separation and isolation. separation and isolation करने के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है? agarose gel electrophoresis. agarose gel इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू से हम लोग वी कैन इजीली सेपरेट आउट और आइसोलेट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम दैट सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन के अंदर ये 3 फ्रैगमेंट था. ठीक है? ये 3 फ्रैगमेंट से हम लोगों को पर्टिकुलर ये फ्रैगमेंट चाहिए था. तो ये फ्रैगमेंट के लिए हम लोग क्या किया? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया. सो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से हम लोगों को क्या मिला है कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम लोग किया तो हम लोगों को डिजायर पार्ट मिल गया. तो डिजायर पार्ट मतलब क्या हो गया? ये पर्टिकुलर जीन जो मिडिल में था, ये जीन हम लोगों को मिल गया. ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना पड़ता है एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन
एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट जीन। एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, जिस टेक्निक का नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन शॉर्ट फॉर्म पीसीआर। सो पीसीआर टेक्निक यूज करने से क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर जीन का फ्रैगमेंट था ना, इस पर्टिकुलर जीन का कॉपी नंबर मिलियन या बिलियन में हो जाता है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट पीसीआर टेक्निक वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब पीसीआर कर लिया तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा, तो क्या हुआ, हम लोग के पास बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन अभी मिल गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास रेडी हो गया, जो जीन को हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट बनाना है, जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोगों को वेक्टर के साथ लाइगेट करना है, वो पर्टिकुलर जीन हम लोगों को मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन व्हाट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ विद द वेक्टर। ठीक है, और उसके पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पर्पस के लिए हम लोग क्या लिया, एक इकोलाई सेल को हम लोग चूज किया। यह है एक इकोलाई सेल। ठीक है, अब ये इकोलाई के अंदर क्या मिलता है, प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए व्हिच प्रेजेंट इन द डीएनए। तो ये प्लाज्मिड को हम लोग ऐसे वेक्टर यूज करेंगे एज वी डिस्कस अर्लियर, है ना। सो ये प्लाज्मिड को हम लोग आइसोलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग को आइसोलेशन स्टेप फॉलो करना। सो ये आइसोलेशन स्टेप के थ्रू से हम लोग क्या किया कि प्लाज्मिड को हम लोग आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर, ये हो गया प्लाज्मिड। अब ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस वी हैव अगेन कट दैट प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको भी फ्रैगमेंट करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट बाय रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस। जब हम लोग फ्रैगमेंट कर देगा तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ऐसा एक फ्रैगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फ्रैगमेंट मिलने के बाद फिर हम लोग क्या करेगा कि ये जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट तो अभी कुछ काम का नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कट कर देंगे। डिस्कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग इसके जगह में रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करने के पास हम लोग के पास क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू है। तो ये स्टेप का नाम हो गया लाइगेशन विद द हेल्प ऑफ लाइगेस एंजाइम। सो लाइगेस एंजाइम के थ्रू से हम लोग ये पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे मान लो लाइगेट करा दिया। ठीक है, तो नाउ ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अभी रिकॉम्बिनेंट हो गया। रिकॉम्बिनेंट हो गया, क्यों रिकॉम्बिनेंट हो गया, नाउ द प्लाज्मिड हैव द फॉरेन डीएनए। ये हो गया था फॉरेन डीएनए। ये फॉरेन डीएनए जो है, ये फॉरेन डीएनए कहां से मिला है, इट्स नथिंग बट ए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है ना। सो ये स्टेप को हम लोग कह सकते हैं कि आर डीएनए प्रोड्यूस्ड। अब ये आर डीएनए क्या है, सेल के बाहर है, तो सेल के बाहर है मतलब इट कैन नॉट रेप्लिकेट। अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दैट आरडीएनए शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल और द ऑर्गेनिज्म। वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू से हम लोग एक पर्टिकुलर आरडीएनए को ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, एक होस्ट सेल के ऊपर। से फॉर एग्जांपल फिर से हम लोग इकोलाई को एज ए होस्ट सेल ले लिया।
ठीक है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर इक्वलाइज से हम लोग प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था, तो ये पर्टिकुलर इक्वलाइज अगर प्लाज्मिड को आइसोलेट किया है तो इट कैन इजिली एक्सेप्ट दैट इज ओन प्लाज्मिड, है ना. So with the help of different types of gene transfer mechanism, we can simply transfer that rDNA into the host cell along with its own plasmid. ये इसका पहले का प्लाज्मिड था, अभी यहां पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी आ गया, ठीक है ना. ये सेगमेंट है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, है ना. अब ये इक्वलाई क्या करेगा, हर 20 मिनट्स के बाद मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल होगा तो रेप्लिकेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा. तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा सो ये इक्वलाई के अंदर बहुत सारा प्रोटीन जनरेट होगा. से फॉर एग्जांपल मान लो बहुत सारा प्रोटीन है, ए भी एक 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 प्रोटीन है, ए भी प्रोटीन है. तो डिफरेंट टाइप प्रोटीन होगा क्योंकि प्लाज्मिड contains so many different types of gene, है कि नहीं. तो मतलब बहुत सारा जीन यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा. उनमें से फॉर एग्जांपल मान लो ये स्टार वाला जो प्रोटीन है, दैट प्रोटीन आर द इंसुलिन. सो E. coli produce so many types of protein. Within that we have to simply isolate the insulin protein. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्यूरिफाई देम. इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा. प्यूरिफाई, तो हम लोग प्यूरिफाई करेंगे तो फिर हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, सिर्फ इंसुलिन प्रोड्यूस मिल जाएगा. मतलब ये सब इंसुलिन हम लोग के पास अलग से मिल गया. नाउ दैट इंसुलिन आर रेडी फॉर मार्केट. अब ये मार्केट में हम लोग डायरेक्टली बेच सकते हैं, ठीक है ना. तो मतलब क्या है, आरडीएनए के हेल्प के थ्रू से हम लोग वो इंसुलिन बना लिया जो इंसुलिन का नेचर ह्यूमन जैसा ही है, ह्यूमन इंसुलिन जैसा ही है, ठीक है ना. तो फिर हम लोगों को इंसुलिन के लिए दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है ना. सो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, समझ में आया. तो ये स्टेप में हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम लोग क्या किया कि पर्टिकुलर वो सेल को आइसोलेट किया जो सेल की ना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. ठीक है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन सेल को हम लोग आइसोलेट किया इधर में. ठीक है, आइसोलेट करने के बाद वो सेल के अंदर से हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर लिया. उसके लिए अलग प्रिपरेशन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो जब आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, पर्टिकुलर वो डीएनए को हम लोग फ्रैगमेंट कर दिया, डिफरेंट फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया. अब फ्रैगमेंट के अंदर क्या रहेगा, अनडिजायर्ड जीन भी रहेगा और डिजायरेबल जीन भी रहेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना पड़ेगा सेपरेशन एंड आइसोलेशन. तो यहाँ पे हम लोग सेपरेशन एंड आइसोलेशन किया विद द हेल्प ऑफ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. उसके थ्रू से हम लोग को जो डिजायर जीन है वो डिजायर जीन हम लोग को मिल गया. अब डिजायर जीन के नंबर को इंक्रीज करना है, उसके लिए हम लोग क्या किया, पीसीआर टेक्निक को यूज किया. पीसीआर टेक्निक के यूज करते हुए हम लोग को मिलियन या बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर जीन प्रोडक्ट मिल गया. नाउ दैट जीन प्रोडक्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लाज्मिड ऑफ द वेक्टर. फॉर दैट पर्पस वी चूज द इकोलाई, क्योंकि इकोलाई हैव कंटेन देयर ओन प्लाज्मिड. सो हम लोग क्या किया, इकोलाई सेल से हम लोग प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया. अब प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद वो प्लाज्मिड को काट करना पड़ेगा, क्योंकि वो काट पोर्शन में ना हम लोग डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट करेगा. फॉर दैट पर्पस वी यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अगर मान लो यहाँ पे फ्रैगमेंट करने के लिए हम लोग इको R1 को यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग इको R1 को यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द फ्रैगमेंटेशन. अब फ्रैगमेंटेशन करने के बाद जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है उस पार्ट को हम लोग डिस्कार्ड कर दिया, निकल गया. कि जो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे आइसोलेट कर इनकॉर्पोरेट किया. इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ हम लोगों को क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए शुड बी ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन. तो उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारा टेक्निक होता है. उस टेक्निक के थ्रू से हम लोग जीन को ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. से फॉर एग्जांपल द होस्ट सेल इज E. coli,
because the E. coli have their own plasmid, it can easily accept their own plasmid, but that plasmid is not a normal plasmid, it's a recombinant plasmid. तो recombinant plasmid होगा मतलब इसके अंदर हम लोगों के पास ऑलरेडी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन प्रेजेंट रहेगा. तो ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड जब अपना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन खत्म करेगा, खत्म करने के बाद सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन विल प्रिपेयर. ठीक है, बहुत सारा प्रोटीन यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा. अब उनमें से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो पर्टिकुलर इंसुलिन होगा वो इंसुलिन प्रोटीन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक्निक हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं. प्यूरिफाई करने के बाद रेडी टू डिस्पैच फॉर सेलिंग पर्पस. तो ये पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर करने के बाद, जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल के ट्रांसफर करने के बाद से, मतलब ये पोर्शन से लेके मार्केट तक जो स्टेप्स है वो स्टेप्स को हम लोग बोलता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस. डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है ना. ये हो गया टोटल प्रोसेस ऑफ, or you can say the flow chart for the process of rDNA technology. ठीक है, थैंक यू.